Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का सेकंड चैप्टर विष के दांत है उसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे आपको। इस चैप्टर से आपको भी 5 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे फर्स्ट वीडियो इसका फर्स्ट चैप्टर का नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले उसे देख ले, उसे नोट्स बना ले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। चलते हैं बिना वक्त गवाए हम अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, कहानी के शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट करें। जो आपका विष के दांत था, इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा थे। वो बता रहा कि इस कहानी के शीर्षक सार्थकता क्या था, स्पष्ट करना है। तो आइए आंसर में करते हैं कि प्रस्तुत कहानी सामाजिक भेदभाव तथा लिंग भेद जैसी समस्याओं को उभारने वाली कहानी है। आपको पता ही होगा कि खोखा था एक, उसकी 5 बेटियां, उसकी 5 बहनें थी और माता पिता को रहता था कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। तो यही बोल रहा है कि लिंग जैसे समस्याओं को उभारने वाली कहानी है जिसका मूल छेद आवश्यक है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है। यह मध्यम वर्ग के जो होते हैं उनको ये उजागर करती है। लिंग भेद तथा सामाजिक समस्याओं विष की दांत की तरह है जो सामाजिक समानता तथा मानव अधिकार के लिए चुनौती है। ये बात भी सही है कि जो हमारा लिंग भेद सामाजिक समस्या है वो विष की दांत की तरह है जो हमारे समाज को खोखला करती है। अतः कहानी का शीर्षक सत्य, सार्थक और अर्थव्यंजक है। अगर आप इस क्वेश्चन का इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको पूरा 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन अति लघु में पूछेगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना, अगर आपको कहानी याद है तो फिर क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत नहीं होगा, बस आपको लिखने का ढंग पता चले। ये हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड प्रश्न कर रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। जो सेन साहब थे उनके परिवार में बच्चों का जो लालन पालन हो रहा था वो लिंग भेद पर आधारित हो रहा था, तो उसे आपके अपने शब्दों में बताना है। तो आइए हम बताते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण लिंग भेद पर आधारित है। सेन साहब की बेटियों को जहां कार के आसपास भटकने की भी इजाज़त नहीं है, वहीं खोखा अक्सर तोड़ फोड़ करता रहता है। जो सेन साहब की एक नई कार थी, वो उसके पास उनकी बेटी नहीं जा सकती थी, लेकिन उनका एक बेटा था, इकलौता बेटा था, उसे वहां जाने की इजाज़त थी। वह तोड़ता फोड़ता कुछ भी करता, उसको इजाज़त थी। बेटियों के लिए घर में जहां अलग नियम और शिक्षा की व्यवस्था थी। जो बेटियां थी उन लोगों को घर में अलग नियम था, उन लोगों को अलग शिक्षा, अलग विद्यालय में जाना भेजते हैं। वहीं खोखा को पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। वहीं पूरा खोखा जो मन तो करता, तोड़ फोड़, इससे लड़ाई कर लिया, उससे लड़ाई कर लिया, इसकी पूरी स्वतंत्रता दी हुई थी। अतः कहा जा सकता है कि सेन परिवार में बच्चों का परवरिश लिंग भेद पर आधारित है। तो ये आप अपने घर पे भी देखते होंगे कि अगर कोई इकलौता बेटा है या इकलौता भाई है तो उसे घर में सबसे ज़्यादा लालन पालन ज़्यादा होता है, उसको ही सबसे ज़्यादा उस पर खर्च करते हैं कि आगे जाके हमको ये करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वही जो जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं वही घर से बाहर निकाल देता है। तो घर पे लिंग भेदभाव जैसे नहीं होना चाहिए, सभी को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उसे भी सभी लड़के, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को बराबर पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, मेरा ही मानना है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको पहले ही VVI कर दिया है, क्वेश्चन पर टिक मार दिया कि क्वेश्चन आपको चाहे फर्स्ट सिटिंग हो चाहे सेकंड सिटिंग में आ ही जाएगा। कह रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये वीडियो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ही है, हिंदी का सबका अलग अलग आता है। तो आइए हम अपना क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ढूंढते हैं। बोल रहा है, खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। खोखा का जन्म
तब हुआ जब सेन साहब को उसके प्राप्त होने की उम्मीद नहीं रह गई थी। ये बात भी सही है कि जब उनके लगा कि अब हम कोई बेटा नहीं होगा तो वो उम्मीद छोड़ दिए थे। अतः खोखा प्रकृति के नियमों का भी अपवाद था। इसके विपरीत वह अपनी शांति तथा सुशील बहनों की अपेक्षा शोक एवं मनुबद्ध था। अतः वह घर के नियमों का भी अपवाद था। वो मतलब कुछ भी कर सकता था। जैसे उसकी जो बहन थी सुशील थी, शांत थी, और ये जो खोखा आपका था, खोखा का नाम कासू है, वो शोक, बदमाश, मनमाही वाला लड़का था। चलते हम अपने तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बचपन में कोई बच्चा कुछ करता है तो लगता है कि इसको हम ये बनाएंगे, डॉक्टर बनवाएंगे। बचपन में सब सोच लेते हैं कि हम अपने बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन जो बच्चा होता है उसका कुछ और अलग ही रहता है। उसको चाहे क्रिकेट खेलने में पसंद हो, चाहे हॉकी खेलने में पसंद हो, चाहे पढ़ने पसंद हो, लेकिन वो देखा नहीं जाता। शुरू से देखते हैं कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। ये सब के परिवार में, घरों में रहता है। अगला चौथा प्रश्न आपको हमने पढ़ दिया, आंसर बताते हैं आपको कि सेन दंपति खोखा के व्यक्तित्व में इंजीनियर बनाने की अपार संभावना देखते थे। बताया ना हमने कि सबको बचपन में ही तय कर देते थे। इन संभावना को मुक्त रूप देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। एक बढ़ई मिस्त्री को आमंत्रित किया गया था ताकि खोखा को औजारों से संबंधित तमिल दिया जा सके। उसे इंजीनियर बनाने के लिए बचपन में सोच लिए थे। जो नहीं आपका सेन दंपति थे, वो बचपन में सोच लेते हैं हम अपने बेटा को इंजीनियर या डॉक्टर बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने बढ़ई मिस्त्री को भी औजारों के संबंधित तामील देना शुरू कर दिया था। आते ही आपका सब प्रसंग है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोला सब प्रसंग व्याख्या करें। लड़कियों क्या है कठपुतली और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। बोल रहा है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के विष के दांत शीर्षक कहानी से अवतरित है। इस पंक्ति के द्वारा सेन साहब की बेटियां पर व्यंग किया गया है। सेन साहब के द्वारा बेटियों को अनुशासन की शिक्षा इस प्रकार दी गई है कि वे अपने माता पिता से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते हैं। वे अपने अभिभावकों के इशारे पर नाचती है तथा जितना कहा जाता है उतना ही करती है। अतः लेखक उन्हें कठपुतली कहकर संबोधित करता है। ये आपका सब प्रसंग था। आपको आएगा तो बस आप इतना लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा नंबर। ये अगला हमारा ख है। तो ख हमने आपको अभी नहीं बताया है। ख हम आपको लास्ट में बता देंगे, क्योंकि इसका आंसर हमें खुद नहीं आया। मतलब आया लेकिन बीच बीच में हमने उसे देखा तो मुझे मतलब पूरा परफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आपको 5 में 5 नंबर का पूछता है। और हमने जब क्वेश्चन आंसर लिख रहे थे तो हमें कुछ परफेक्ट नहीं लगा, तो हम वो लास्ट में आपको पूरा करवा देंगे। ख का ये हमारा ग प्रश्न है। ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति मदन के खिलाफ कही गई है। देखिए आइए हम अपना पढ़ के बता देते हैं आपको कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के विष के दांत शीर्षक कहानी से उद्धृत है। यह पंक्ति मदन के संदर्भ में सेन साहब के द्वारा कही गई है, जो सामाजिक विषमता को दिखलाता है। सेन साहब को अपने पुत्र की गलतियां दिखाई नहीं पड़ती, जबकि मदन के द्वारा छोटी सी गलती होने पर उसे चोर, गुंडा और मवाली बनने की आशंका व्यक्त करते हैं। अपने बेटा जो सेन साहब थे उनके अपने बेटा चाहे तोड़े फोड़े लड़ाई करे, उसको अपने बेटे में इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की संभावना थी। लेकिन एक मदन था जो उसके पापा सेन साहब के घर पर काम करते थे, उससे कुछ गलती हो जाती है तो वही जो सेन साहब थे वही उसको बोलते कि चोर, गुंडा, मवाली, इसको बनने की आशंका देते। इसको नहीं बोलते कि कुछ बनेगा लिखेगा, ये नहीं, इसको बोलते कि अब तुम चोर, गुंडा, मवाली ही बनोगे। और अपने बेटे को कहते हैं कि हम इंजीनियर बनाएंगे अपने बेटे को, ऐसा होता है। ये हमारा चौथा घ है आपका। भरा हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कौन था जो हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया?
आंसर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के विष के दांत शीर्षक कहानी से उद्धृत है। इस पंक्ति के द्वारा बाल हृदय की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया गया है। मदन को अपने मित्रों के साथ लट्टू नचाता देखकर कासू को हृदय भी लचिता होता है तथा वह खेलने की जिद करता है। इसी भाव को इस पंक्ति के द्वारा दिखलाया गया है। यहाँ हंस का प्रयोग कासू के लिए तथा कौवा का प्रयोग मदन के लिए किया गया है। यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि हंस का प्रयोग किसके लिए किया गया है और कौवा का प्रयोग किसके लिए किया गया है। यहाँ से आपका 2 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है। अगर आपको पूछेगा तो आप बता देंगे। ये आपका अंगा पूछा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। आइए हम अपना उस क्वेश्चन में इसका आंसर आपका क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता था, मतलब मोहन और कासू और मदन के बीच जो झगड़ा था इसका क्या कारण था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता था। देखते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण लट्टू नचाने का खेल था। दरअसल मदन से साहब के द्वारा डांटे जाने के कारण कासू से नाराज था, जबकि कासू शोक तथा मनबूढ़ होने के कारण जबरदस्ती खेलना चाहता था। इस क्रम में दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इस विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के झगड़े में जाति उच्च वर्ग के लोगों की मदद होती है तब निम्न वर्ग के लोग उनकी मदद करते हैं। ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखिए हमने पहले आपको टिक मार दिया। जिसका टिक मार दिया समझ जाइए कि किसी ना किसी साल आपका क्वेश्चन पूछ दिया है। बोला विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का पूछ ही देगा, वो फर्स्ट सिटिंग हो चाहे सेकेंड सिटिंग हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें प्रतिकार की क्षमता हो, साहस, धैर्य तथा विषम परिस्थितियों से लड़ने की ताकत हो, उसे नायक कहा जाता है। इन सारे ही गुणों की झलक मदन के व्यक्तित्व में दिखती है। वह पूरी ताकत से सेन साहब की नीतियों का विरोध करता है। अतः मदन होगा ये आपका, मदन ही कहानी का नायक है। बस आप इतना आंसर दे दीजिएगा, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका अच्छा हो रहा है। सेन साहब का चरित्र चित्रण करें, मतलब उनका चरित्र चित्रण कैसा था वो करें। ये हम देखते हैं सेन साहब का चरित्र चित्रण कैसा था। प्रस्तुत पंक्ति में सेन साहब के उच्च वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हैं। सेन साहब के व्यक्तित्व में लिंग भेद जैसे कुसंस्कारों की झलक मिलती है। वे अपने ही बच्चों के बीच भेदभाव रखते हैं। वे अपने ही कर्मचारियों की छोटी सी गलती पर भी फटकार लगाते हैं। अतः इनका व्यक्तित्व मानवीय आदर्शों के अनुरूप नहीं है, मतलब कोई भी गलती कर देगा तुरंत डांट देना है। इनको कुसंस्कार की झलक इनमें मिलती है। आइए हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हम तो ऑब्जेक्टिव आपको हर चैप्टर का दे देंगे, लेकिन हमने इस चैप्टर में आपके लिए खासकर बनाया है, बिना ऑप्शन का बनाया है। तो देख लेते हैं सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बोला है विष के दांत किस प्रकार की कहानी है। तो ये आपके मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला है सेन साहब किस कुसंस्कार से ग्रसित थे। तो ये लिंग भेद के कुसंस्कार से ग्रसित है। खोखा किसका अपवाद था। तो प्राकृतिक के नियमों का अपवाद था, हमने भी क्वेश्चन आंसर में देखा। चौथा प्रश्न कर रहा है आपका कि विष के दांत शीर्षक कहानी की संग्रह से संकलित है। तो यह अन्य कहानी से संकलित है। पांचवा हो रहा सेन साहब की कितनी बेटियां थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेन साहब की 5 बेटियां। हमारा छठा प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो ये 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 7वां प्रश्न बोला नलिन विलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। तो ये पटना में थे। 8वां प्रश्न इनके माता का क्या नाम था। तो रत्नवर्ती शर्मा था। पिता का क्या नाम था। तो पंडित रामावर्त शर्मा था। लेखक के बारे में आपको हिंदी में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। उसके जीवनी, उसके माता पिता, कहाँ शिक्षा प्राप्त की है, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। किसी भी लेखक आपका, हिंदी चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। अगला बोल रहा है विष के दांत शीर्षक कहानी में किस भाग का विरोध दर्शाया गया है। तो ये मध्यम वर्ग का दर्शाया गया है। 11वां प्रश्न है आपका विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तो मदन इसका नायक होता है। 12 प्रश्न मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो ये 2 आपका दांत तोड़ दिया था।
13वां प्रश्न, स्वर मंजूषा किसके द्वारा रचित काव्य संग्रह है? तो यह नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा रचित काव्य संग्रह दिख रहा होगा। 14वां प्रश्न आपका कह रहा है कि विष के दांत कहानी का उद्देश्य क्या है? यह सामाजिक समानता का है। 15 क्वेश्चन, खोखा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा, खोखा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लड़का होता है, और खोखी का मतलब लड़की होती है। 16वां प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव, खोखा को किस स्कूल में भेजने की बात हो रही थी? तो ये किडन गार्डन स्कूल है, उसमें उसको भेजने की बातचीत हो रही थी। 17वां प्रश्न बोल रहा है, कहानी के नायक मदन के पिता का नाम क्या था? तो ये गिरधर लाल था। 18वां प्रश्न, किसके कार की हवा निकल गई थी? तो श्री सिंह जो थे उनकी कार की हवा निकल गई थी। अगला बोल रहा है, कहानी में हंस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखिए हम आपको क्वेश्चन आंसर में बताए थे कि हंस और कौवा का आप जरूर याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो ये हंस का प्रयोग कासू के लिए किया गया है और कौवा का प्रयोग मदन के लिए किया गया है। 19वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा किस शैली के लेखक हैं? तो ये आलोचना शैली के लेखक हैं। 20वां प्रश्न, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। 21वां ऑब्जेक्टिव बोल रहा है आपका, दृष्टिकोण किस शैली की रचना है? तो ये प्रभात का है। 22वां प्रश्न, किसने ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कहा गया? तो खोखा को ना उम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा कहा गया। 23वां प्रश्न, दुर्ललित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये बिगड़ा हुआ होता है। 24 प्रश्न बोल रहा है, मदन अपने मित्रों के साथ किस खेल में मगन था? तो ये लट्टू के खेल में मगन था। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मदन के किस गुण के कारण गिरधर लाल ने उसे गोद में उठा लिया था? तो स्वाभिमान के कारण जो मदन लाल के पिता थे गिरधर लाल, वो अपने बच्चे को गोद में उठा लिए। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। हालांकि हम आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपको दे देंगे, लेकिन हमने आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर करा रहा है, तो क्वेश्चन आंसर के साथ ही हम आपको ऑब्जेक्टिव भी दे दिए हैं। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा, और देखने के बाद आप नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको मान लीजिए आपका कल एग्ज़ाम है, तो आप मोबाइल से तो पढ़ नहीं सकते हैं, आपका नोट्स रहेगा तो आप निकाल के 1-2 बार देख लेंगे, तो आपको बहुत मतलब याद वाद सब हो जाएगा। और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप हिंदी कोई रटने का चीज़ ही नहीं है, निकालना है, कहानी पढ़ना है। अगर उससे भी नहीं याद हो रहा है तो आप 1-2 बार क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए। आपको ग्रामर की तैयारी अच्छा से करवा देंगे इस चैनल पर। आपको मैट्रिक बोर्ड के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे तरीक़ा से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ग्रामर हो, कुछ सब चीज़ की तैयारी इस चैनल पर करा दिया जाएगा। इस चैनल लास्ट तक, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक जुड़े रहें। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मॉडल सेट और मास्टर वीडियो, आपको हर एक वीडियो इस पर अपलोड करा देंगे। 10 साल का प्रीवियस ईयर की भी आपको तैयारी करवा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही पूछता है। NCERT आपको सॉल्व करवा देंगे, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।